मौलाना आमिर खान मुत्तकी तालिबान के मिनिस्टर देवबंद गए, उनके लिए पूरा एक हाईवे बंद कर दिया गया मोदी सरकार के जरिए, योगी सरकार के जरिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तमाम जब तस्वीरें और वीडियोस आपने देखे कि दाढ़ी टोपी वाले सफ़ेद कपड़े पहनकर पूरी तरीके से एक सैलाब सा उनका आ गया है, क्या आपके दिमाग में क्या तस्वीर उभरी, क्या ख्यालात आए? एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इससे पहले कई बार तालिबान से जुड़े हुए लोग मिलना चाहते थे, आना चाहते थे देवबंद, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये सब कुछ एक रणनीति का, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि तालिबान को मुसलमानों के नजदीक दिखाना और ये बताना कि देखिए ये हमारे जैसे लोग नहीं है, ये अलग तरह के लोग हैं। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं न्यूट्रल लोगों के जरिए भी कि ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए, देखिए तालिबान जैसे उग्रवादी, उनके जैसे अतिवादी लोग हमारे यहाँ इज्जत पा रहे हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें जा रहे हैं। और कितना आसान है देवबंद को भी अतिवाद से या उग्रवाद से जोड़ देना कि तालिबान अपना झंडा यहाँ की एम्बेसी में अपनी नहीं लगा सकते और उनकी सरकार को भी कोई मान्यता नहीं दी है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पूरी दुनिया में इस कदर बदनामी है तालिबान की, और होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है कि वो कहते हैं कि भाई छठी क्लास के बाद लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। मलबे में जलजला आया, मलबे में औरतें दबी हुई थी तो औरत को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए मरने दिया गया उन्हें पत्थरों के नीचे। जिस तरह की बर्बरता जैसी जो उनकी विचारधारा है, उसको हम क्या कोई ऐसा इस्लामिक टेक्स्ट है जिसमें उसकी कोई जगह है, जिसमें छठी क्लास की बच्ची को कहते हैं कि अगर मासिक धर्म आपका आ गया तो उसके बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी। पूरे तरीके से उन्होंने जो वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर है अफगानिस्तान की, उससे औरतों को मिटाने का एक तरह से कसम खाई है उन्होंने। कौन सा इस्लामिक टेक्स्ट इस बात की इजाजत देता है? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देवबंद और तालिबान, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या रिश्ता है देवबंद, दारुल उलूम देवबंद और तालिबान के बीच? क्या ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल धारा है जो देवबंद से लेकर और अफगानिस्तान तक बहती है? क्या ये आइडियोलॉजिकल विचारधारा की जो ये धारा है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन है, या जो एक हिंसक एक विचारधारा, मानसिकता और काम रहे हैं पिछले 2-3 दशकों में तालिबान के एग्जिस्टेंस के, क्या उससे कोई कनेक्शन है? कई तरह के आप देखते हैं सनसनीखेज क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, खासकर जो दरबारी सरकारी गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं उस पर। आज इस कार्यक्रम में हम यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा क्या है? तालिबान के मंत्री वहां पर अफगानिस्तान से आकर देवबंद में उनसे क्यों मिलने गए? क्यों उनको लेकर देवबंद में परस्तिश क्यों देखने को मिली? एक तरह की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों मुत्तकी साहब को को लेकर देखने को मिली? ये सब कुछ और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये अपने खास मेहमानों के ज़रिए समझाएँगे आपको और समझेंगे भी, उसमें ये भी कि देवबंद की विचारधारा आखिर क्या है? भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें मदरसों का जो किरदार है, उसमें दारुल उलूम का किरदार को हम किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर 2 खास मेहमान मौजूद होंगे इस वक़्त, और मेरे साथ ज़ियाउल सलाम साहब हैं, द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं और शायद इस वक़्त जो हमारे राजनीतिक सवाल हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने की या जवाब ढूँढने की ये कोशिशें उनकी किताबों में हमें देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। और हमारे साथ निज़ामुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब भी जल्द जुड़ जाएँगे, जिंदल यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले ज़िया साहब, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब ये तस्वीरें आपने देखी कि आमिर खान मुत्तकी, मौलाना आमिर खान मुत्तकी तालिबान के मिनिस्टर देवबंद गए, उनके लिए पूरा एक हाईवे बंद कर दिया गया मोदी सरकार के ज़रिए, योगी सरकार के ज़रिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तमाम जब तस्वीरें और वीडियोज़ आपने देखे कि दाढ़ी टोपी वाले सफ़ेद कपड़े पहनकर पूरी तरीके से एक सैलाब सा उनका आ गया है, क्या आपके दिमाग में क्या तस्वीर उभरी, क्या ख़्यालात आए? देखिए, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मन ही मन में बहुत मुस्कुराया, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में आदित्यनाथ सरकार के अलग-अलग मंत्रियों ने बोली हैं या केंद्र सरकार में भी मोदी के मिनिस्टर्स ने बोली हैं, तालिबान से मुताल्लिक़, और तालिबान को एक हैंडल के तौर पे यूज़ करके इंडियन मुस्लिम्स पे कमेंट करने का जो उन्हें कोई भी मौका गँवाया नहीं है। आज पहली बार ऐसा लगा कि उनको तालिबान को ही इज़्ज़त देनी पड़ी और उनके ज़रिए कहीं न कहीं पे दारुल उलूम देवबंद को इज़्ज़त देनी पड़ी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब योगी सरकार 2017 में जीती थी और दोबारा जब 2022 में इनकी सरकार बनी थी, तब दोनों ही बार इन्होंने कहा था कि हम तो देवबंद का नाम बदल देंगे। बीच में मदरसों के सर्वे किए गए, तब ऐसे थ्रेटन किया गया कि देवबंद को भी हम बंद कर देंगे। अब वो सब उस तरीके के आपके
वादे, उस तरीके के बड़े बड़े टॉल क्लेम्स जो थे, उसके बाद मुत्तकी साहब को वेलकम करना अपने आप में एक सोर आइज के लिए बहुत अच्छा वेलकम साइट थी है। और रही बात उनके वहां पे जाने, उनको वेलकम करने की, अगर आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसको देखें विदाउट रीडिंग एनी अदर मोटिव्स बिहाइंड इट, ही वाज ए फॉरेन डिग्निटरी, अ फॉरेन मिनिस्टर, तो उनको वेलकम मिलना था। अगर हमारे देश में कोई भी दूसरे देश का मंत्री आता है या प्रधानमंत्री आता है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना चाहे या हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह से कहीं पर भी जाना चाहे, तो हमारे देश के लिए वो इज्जत की बात होती है कि हमारे देश के यासलाम एक साहब, मैं तालीमी। एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इससे पहले कई बार तालिबान से जुड़े हुए लोग मिलना चाहते थे, आना चाहते थे देवबंद, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। ये जी, पहली बार ऐसा हुआ। ये ऑन क्योंकि रिकॉर्ड ये इस बात। मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के लेवल पर, ये जी हाँ, मैं ऑफिशियल मिनिस्टर, ट्रिप है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि उसके उनसे लिहाज जुड़े से। हुए लोगों को और पहले कभी जो इजाजत अगर नहीं आप दी। इसको देखेंगे जियो पोलिटिकल सिनेरियो में वर्ल्ड का, उसको सामने रखते हुए भी ये वेलकम दिया गया है। जिस तरीके से आज भारत अपने आप को दक्षिण एशिया में बिल्कुल अकेला पाता है। हम्म। हमारे साथ में सारे जितने भी पड़ोसी राज्य थे, या तो वो अब अमेरिका के साथ में हैं या चाइना के साथ में हैं। तो अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री जिससे हमारे अभी ताल्लुकात सही हैं। तो हमें उन ताल्लुकात को और बेहतर करना था, इसलिए हम्म, मुत्तकी साहब को और ज्यादा बढ़ चढ़कर वेलकम दिया गया। ठीक लेकिन है। मैं बात कर रहा था एजुकेशनल हम्म, इंस्टीट्यूशन की, मैं आ जाती कि हूँ, मैं अगर आ जाती हूँ। जी हाँ, मैं आती हूँ अगर कोई वापस और भी। इस गहराई में सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। निजामुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि इसके पीछे जो एक बड़ी साजिश के तौर पे भी देखा जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें पैदा करने की कोशिश की गई, ये सब कुछ एक रणनीति का, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि तालिबान को मुसलमानों के नजदीक दिखाना और ये बताना कि देखिए ये हमारे जैसे लोग नहीं है, ये अलग तरह के लोग हैं। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं न्यूट्रल लोगों के जरिए भी कि ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए, देखिए तालिबान जैसे उग्रवादी, उनके जैसे अतिवादी लोग हमारे यहाँ इज्जत पा रहे हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जा रहे हैं, और कितना आसान है देवबंद को भी अतिवाद से या उग्रवाद से जोड़ देना। तो ये बहुत कई सारे मकसद एक साथ पूरे हो रहे हैं। देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि तालिबान जो है वो अब एक ग्रुप नहीं है। जिस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है या पहले जो जैसे आप उसको देखते रहे हैं, वो एक ग्रुप नहीं है। वो अब गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक बड़ी चीज जो हुई है कि जब तालिबान पावर में आए थे और वहाँ जो रूलिंग जो गवर्नमेंट थी, वो अफगानिस्तान से जब वो बाहर गए तो दे ट्राइड अ लॉट, उन्होंने बहुत कोशिशें की कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनी रहें और तालिबान लेजिटिमेट गवर्नमेंट ना बन पाए। बट दैट डिड नॉट हैपन। सो एज ऑफ नाउ तालिबान इज स्लोली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स गेनिंग लेजिटिमेसी बिफोर द वर्ल्ड्स आईज। तो जब तालिबान, या उसको आप कहें गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, अगर वो इंडिया आती है तो दे आर नॉट कमिंग देयर एज अ ग्रुप representing a particular group, they are coming there representing the government of Afghanistan. अब उसका जो एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे जियाउल सलाम साहब कह रहे थे, इसका जो एक प्रोटोकॉल होता है, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट प्रोटोकॉल। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आता है तो उसको आपको वो विंडो देनी पड़ेगी, वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, वो इंगेजमेंट के चैनल्स आपको ओपन करने पड़ेंगे और उतनी इज्जत देनी पड़ेगी जितनी इज्जत आप एक फॉरेन डिग्निटरी को देते हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज कंट्रोवर्शियल इन दैट सेंस इन एनी मैनर, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए भी नहीं है बिकॉज इंडिया हैज आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड देम, जो हम लोग इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं, मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता भी हूँ। लेकिन उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी है। ये भूलिए मत आपको कि तालिबान अपना झंडा यहाँ की एम्बेसी में अपनी नहीं लगा सकते और उनकी सरकार को भी कोई मान्यता नहीं दी है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने वाली हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन देखिए ये स्लो प्रोग्रेस है ना। दिस इज अ स्लो प्रोग्रेस। पहले तो आप ये कह रहे थे कि आप एंगेज नहीं होंगे, पहले तो आप ये कह रहे थे कि यू आर नॉट मेन स्ट्रीम। अब आप उनसे बातें कर रहे हैं, अब आप उनसे कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन कर रहे हैं, अब आप उनके मिनिस्टर को बुला रहे हैं। नाउ यू आर नॉट कॉलिंग दैट मिनिस्टर एज समवन एक्सटर्नल टू टू अफगानिस्तान, है ना। ठीक है, मैं आप दोनों की बात से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि दो महत्वपूर्ण बड़े सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ, और आप दोनों इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं। मैं राजनीतिक न छोड़कर बल्कि एकेडमिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जियाउल सलाम साहब, ये बताइए देवबंद आखिर क्या चीज है? देवबंद की विचारधारा क्या है? देवबंद का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं आपको देवबंद के बारे में बोलूं तो देवबंद इज द अनसंग हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल।
1857 की जब हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने बहुत हद तक उस युद्ध के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, उन्हीं को विलन के तौर पे पेश किया, और जो इतना भी मेन ऑपरेशन था वो मुस्लिम तबके की तरफ हुआ। ऐसे हालात में 1866 में देवबंद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो ऐसे टाइम पे कौम के मॉरल कस्टोडियंस भी बने। और उसके बाद हल्के हल्के करके फ्रीडम स्ट्रगल में देवबंद का रेशमी रुमाल मूवमेंट के जरिए, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद का फाउंडेशन हुआ 1919 में। तो इनका लगातार 1913 से 1947 तक एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका, और इंटरनेशनल लेवल पर ये रेशमी रुमाल का मूवमेंट इंडिया से अफगानिस्तान, ऑटोमन, कनाडा, हर जगह तक वो बात पहुंची। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो उबैदुल्ला सिंधी के बारे में नहीं बताती, महमूदुल हसन साहब के बारे में नहीं बताती हैं। सिर्फ वो खास तबके के और खास पार्टी के लोगों तक सीमित रखते हैं अपने आप को। लेकिन इनका रोल जो उस टाइम में था 1913 से 1920 तक का, उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी की खिलाफत था, सब में इनका क्रिटिकल रोल रहा। सबसे अहम रोल जमीयत उलमा हिंद का देवबंद के जरिए था पार्टीशन के वक्त में, जब हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग ये सब लोग एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम एक इंक्लूसिव इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं जिसमें हर एक मजहब के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा होगा, हिंदुस्तान सबके लिए है। इनफैक्ट जमीयत उलमा हिंद का कानून ये रहा है कि अगर आप उनके मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान पे शपथ लेनी पड़ती है कि आप भारत के संविधान के साथ एकदम ऑनेस्ट रहेंगे और जो जो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उन सब की मर्यादा रखेंगे, उन सबको फॉलो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखिए उसके मुकाबले में आरएसएस कोई इस तरीके का काम नहीं करता है, या किसी भी और धर्म की जमातें, इवन मुस्लिम जमातें भी और जो हैं वो ये काम नहीं करती हैं। बिल्कुल। जमीयत उलमा हिंद ने कभी भी मुस्लिम और नेशनलिज्म में कोई कंफ्लिक्ट नहीं पाया। उन्होंने ये कहा कि हमारे ये ईमान का आधा हिस्सा है नेशनलिज्म। तो इस इदारे को और देवबंद को बहुत ज्यादा हमारे हिस्टोरियंस को सराहना चाहिए था, बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों के जरिए बताना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक दो जगह पे मेंशन के अलावा हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में देवबंद का जिक्र नहीं होता, जमीयत उलमा हिंद का जिक्र नहीं होता। ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसीलिए शायद हमने आप दोनों को बुलाया यहाँ पर कि थोड़ी बहुत जो है जानकारी राजनीति के अलावा थोड़ा एजुकेशनल पर्पज से भी कुछ वीडियोस बनने चाहिए। और ये सही वक्त है ऐसे वक्त में जबकि बहुत ही सनसनीखेज तरीके से इस पूरे मामले का कवरेज हो रहा है। निजामुद्दीन साहब, मुझे बताइए फिलहाल कि तालिबान का आखिर क्या रिश्ता है देवबंद से, दारुल उलूम से, देवबंद की जो इस्लामिक विचारधारा की आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ये वही तालिबान है जो बेहद हिंसक है, ये वही तालिबान है जो महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये वो तालिबान है जिसने पाकिस्तान में लगातार धमाके करता रहा। और इसके अलावा वो नहीं भूलना चाहिए इंसिडेंट जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चों की हत्या कर दी गई थी और तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान का मैं जिक्र कर रही हूँ। तो एक तरफ जो हिंसक आइडियोलॉजी है और दूसरी तरफ बिल्कुल जिसे कहते हैं मॉडर्निटी या जो आधुनिकता है उसके बिल्कुल खिलाफ ये लोग रहते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं मिलने के लिए देवबंद में कि मैं देखिए मैं यहाँ का छात्र हूँ, मैं मिलने आया हूँ, मैं इस आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ। देखिए, दो चीजें हैं आरफा। एक तो पहली बात तो ये कि देवबंद की अपना जो एक एजुकेशन सिस्टम है या उनकी जो फिलॉसफी है वो अपनी जगह है। दैट्स वन थिंग दैट आई ट्राई टू एड्रेस। एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि तालिबान की अपनी हिस्ट्री है और उसकी जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री बड़ी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है उनकी, जो उन्होंने अपनी स्ट्रगल की या मिलिटेंसी या उनका जो आप वायलेंस जो भी आप कहें, वो बहुत ज्योग्राफी बेस्ड है। तो उसको आप देवबंद की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी से कनेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में भी देवबंद को मानने वाले बहुत अच्छी तादाद में लोग हैं, एंड यू विल नॉट फाइंड देम टू बी वायलेंट, है ना। और देवबंद एज एन इंस्टीट्यूशन के आपको स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो वायलेंस बेस्ड स्टेटमेंट्स हों, है ना। आपको उनके स्टेटमेंट्स इस तरीके से भी नहीं मिलेंगे जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव हों या पॉलिटिकली जो 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 लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं।
तो इस लेवल पे देवबंद को और तालिबान को जोड़ना आपको बिकॉज ऑफ द वायलेंस, जो बैकग्राउंड है तालिबान का, उससे जोड़ना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, जो देवबंद मूवमेंट है, जो जो जिया सलाम साहब ने बताया, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री भाई। 1857 के बाद की हिस्ट्री है उसकी पूरी स्टैब्लिशमेंट की, एंड इट्स फ्लरिशेस इवन नाउ। तो वो अपने आप को एक्सपैंड करता है, और वो एक्सपैंड करता है नॉट ओनली अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वो अपने आप को यूरोप, यूएस और यूके में भी एक्सपैंड करता है। तो वहां भी आपको उलेमा जो मिलेंगे वो देवबंदी ख्याल के उलेमा मिलेंगे आपको, यूएस में भी, यूके में भी, यूरोप में भी मिलेंगे आपको, वो पाकिस्तान में भी मिलेंगे। तो डज दैट मीन दैट दे आर आल्सो बीइंग वायलेंट इन यूएस? डज दैट मीन दे आर आल्सो बीइंग वायलेंट इन यूके? तो इस तरीके की चीजें नहीं हैं। सो आई डोंट थिंक कि आप उसको उस तरीके से जोड़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द वायलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द देवबंदी मूवमेंट और द प्रेजेंट डे देवबंद। तो फिर कैसे कहते हैं वो कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं देवबंदी आइडियोलॉजी हाँ, से, तो इसमें यहाँ एक से? बात है, जी हाँ, जी इनकी हाँ, बात यहाँ को से मैं ऐड कर एफिलिएशन। रहा हूँ। जी हाँ, जिया सलाम साहब कैसे कहते हैं देन तालिबान कि हमारा रिश्ता देवबंद से है, लेकिन वायलेंस को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी को कनेक्ट करते हैं? थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है ये सुनने में कि बड़ा सुविधाजनक परिभाषा है ये? ये ऐसा नहीं है, इसको आपको पूरी पिक्चर को देखना पड़ेगा। अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें हो जाएंगी। देवबंद जो है वो हनफी स्कूल का सबसे बड़ा एक इस्लामिक सेंटर है, सेमिनरी है। और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अक्सरियत के मुसलमान हनफी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों जगह पे हमारे यहाँ, अगर आप केरला को छोड़ते हैं जहाँ पे शाफी मुसलमान ज्यादा होते हैं, बाकी सब जगह पे हनफी स्कूल के मुसलमान हुआ करते हैं। तो तालिबान के जितने भी क्लरिक्स हैं, उनके जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, या इवन पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स, उनका कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देवबंद से ताल्लुक है। वो वहां पे पढ़े नहीं हो, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है हनफी स्कूल की, वो लोग शेयर करते हैं। ये आप ड्यूरन लाइन जो होती है ना, वो इस आइडियोलॉजी के सामने फेल हो जाती है। और ये हनफी स्कूल के लिए देवबंद जो फेमस है वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से ये लोग एफेसाइज करते हैं हदीस की स्टडी को, एंड नॉट जस्ट द कुरान, कुरान इज ऑब्वियसली सैक्रोसैंक्ट, लेकिन हनफी के ये जिस तरह से हदीस को स्टडी करने के लिए एम्फेसाइज किया जाता है, उसी के रिगार्डिंग अभी मुत्तकी साहब को भी इन्होंने ऑनर दिया गया है हदीस के लिए। तो you must see it from the point of view of religious affinity rather than any other political affiliation between Taliban and Deoband. जी हाँ, बहुत बेहतरीन आपने बात कही, और इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल भी आता है। मेरे पास आखिर के 5 मिनट बचे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दे को गंभीरता से, बारीकी से समझा भी जाए, लेकिन अपनी लिमिटेशंस भी हैं। निज़ामुद्दीन साहब आप बताइए, उसके बाद मैं ज़िया सलाम के पास भी जाती हूँ। कि ये बताइए कि देवबंद को लेकर जो पूरी आज चर्चा हो रही है वो ये कि ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया। ज़िया सलाम साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहा कि जब एक हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, तब भारत राष्ट्र की बात कर रहा था, जो जमीयतुल उलमा हिंद है या देवबंद है। लेकिन इसके साथ-साथ आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के प्रति बहुत कोई नर्म गोशा है इनके दिल में। दूसरी बड़ी बात ये है कि आधुनिकता को लगातार नकारते रहे हैं। इस वक़्त में, टेक्नोलॉजी के दौर में एक तरह का पिछड़ापन है, और एक ऐसा संस्थान जो भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संस्थान है, जिसकी जड़ें दशकों नहीं बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ऐसे में जो वक़्त की दरकार है वो क्या है? नहीं, देखिए, इसमें इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज जो है ना आरिफा, वो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई इंस्टीट्यूशन किस लिए एस्टेब्लिश होता है। वो जो उसकी फिलॉसफी, ओरिजिन की फिलॉसफी है, वो उससे कितना बाहर जाएगा ये देखना पड़ेगा। देवबंद जो एस्टेब्लिश हुआ था वो रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था। दैट्स द हिस्ट्री, है ना। 1857 के बाद जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही है, तो मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए वो इस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें थियोलॉजी वाज सेंट्रल। थियोलॉजी के थ्रू बन था, इसीलिए देवबंद ने अपने आप को एक्सपेंड किया थ्रू इंस्टीट्यूशंस, मदारिस। देवबंदी मूवमेंट वही है जहां पे मदारिस जो है वो देवबंदी फिक्र को मानते हैं। सो दैट्स वन थिंग। तो प्राइमरीली वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप को रिलीजियसली इम्फेसाइज करेगा। अब वहां पे सवाल ये है कि वहां पे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, या वहां के प्रोडक्ट्स कितने मेन स्ट्रीम होंगे, या वो कितने स्किल्ड होंगे। दैट्स द सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। वहां पे जो मुझे समझ में आता है वो ये कि उन्होंने जहां तक मेन स्ट्रीमिंग की बात की है,
वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज से इंगेज करके, टाई अप करके, शायद आपको नॉलेज में हो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है या अलीगढ़ है, जो ये लोग ब्रिज कोर्सेज चलाते थे, जिससे मदारिस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम होकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंटर होते थे। तो दे ट्राइड टू डू इट दैट वे, है ना। मेन स्ट्रीम करने का एक तरीका उन्होंने ये किया। दूसरी चीज कि टेक्नोलॉजिकली वो पीछे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी उनके यहाँ थोड़ी देर में पहुंची, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे विल, जिसको कहते हैं ना, उनका जो एक कोर फिलॉसफी है वो उस कोर फिलॉसफी से अलग हो जाएंगे, वैसा नहीं होता। इट इज प्राइमरली अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यही वजह है कि जो तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो आते हैं तो उनसे मिलते हैं, दे आर नॉट मीटिंग देम बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, दे आर मीटिंग बिकॉज ऑफ द जो थियोलॉजिकल एफिलिएशन है, जो फिqही एफिलिएशन है, उस वजह से मुलाकात हो रही है। तो इट इज प्राइमरली अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और वो उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जी अजिया साहब, ये बताइए कि जो महिलाओं की शिक्षा की खासकर बात है, जिसके लिए पूरी दुनिया में इस कदर बदनामी है तालिबान की, और होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है कि वो कहते हैं कि भाई छठी क्लास के बाद लड़की को पढ़ने की इजाजत नहीं देते। मलबे में जलजला आया, मलबे में औरतें दबी हुई थी, तो औरत को हाथ नहीं लगाएंगे इसलिए मरने दिया गया उन्हें पत्थरों के नीचे। जिस तरह की बर्बरता जैसी जो उनकी विचारधारा है, उसको हम, क्या कोई ऐसा इस्लामिक टेक्स्ट है जिसमें उसकी कोई जगह है, जिसमें छठी क्लास की बच्ची को कहते हैं कि अगर मासिक धर्म आपका आ गया तो उसके बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी। पूरे तरीके से उन्होंने जो वहां की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर है अफगानिस्तान की, उससे औरतों को मिटाने का एक तरह से कसम खाई है उन्होंने। कौन सा इस्लामिक टेक्स्ट इस बात की इजाजत देता है? आपको छोटी सी बात कहूंगा। अभी निजामुद्दीन साहब ने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्सेज हैं कि वो जामिया में दाखिला लें और एएमयू में लें। जब हम स्टूडेंट कहते हैं ना ऐसे केस में, तो हम, आई डोंट थिंक वी हैव बीन कंप्लीटली एक्यूरेट इन आवर एक्सप्रेशन। ये स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, ये मर्द कहना चाहिए, मर्द हजरात के लिए ये मौका है। बिकॉज देवबंद कहीं पर भी लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता। 1866 से 2025 तक इन्होंने कितनी लड़कियों को इल्म दिया है, कितनी लड़कियों के लिए मदरसे खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कितनी लड़कियों को आलिमा की डिग्री दी है, कितनी लड़कियों को मौलाना या मुफ्ती बनाया है। ये सिर्फ हमारे जो कम्युनिटी है उसके सिर्फ 50% लोगों की तरफ तवज्जो देते हैं, 50% को बिल्कुल इग्नोरेंट रखते हैं। और ये कुरान के खिलाफ है बात। जब हम कुरान में पढ़ते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, ओ लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज, तो आप औरत हैं, आप भी वही पढ़ेंगी, मैं भी वही पढ़ूंगा। वी बोथ आर स्ट्राइविंग टू हैव मोर नॉलेज। निजामुद्दीन साहब है, मैं हूं, आप हैं, जो भी है। कुरान दैट वे इज जेंडर न्यूट्रल। लेकिन इन्होंने, तालिबान ने भी बहुत हद तक और देवबंद ने एजुकेशन को एक मेल मोनोपोली बना दिया है। एंड व्हेन यू डू नॉट एजुकेट 50% ऑफ द सोसाइटी, तो दिक्कत तो आनी है। अब आपने बिल्कुल। कहा कि ये तालिबान छठी क्लास के आगे पढ़ने नहीं देते बच्चों को। हमारे देश में आपने एक तमिल राइटर का नाम सुना होगा, सलमा, तमिलनाडु की हैं वो, जो कि अब पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं। उनके भी वालिदैन ने उनको 7वीं या 8वीं क्लास के बाद उठा लिया था स्कूल से कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मेंसेस शुरू हो गए हैं, तो अब स्कूल नहीं जाओगी। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हर लेवल पर है, ना कि सिर्फ ये देवबंद तक या तालिबान तक लिमिटेड है। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जी हाँ, अंडरस्टैंड कि बिल्कुल। कुरान स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता, कुरान बराबरी की बात करता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड जरूर। एक मर्द को नमाज पढ़ने का मिलता है उतना ही औरत को मिलता है, जितना मर्द को ज़कात देने का मिलता है उतना ही औरत को मिलता बिल्कुल है, दुरुस्त बात है। इस जितना बात है। मर्द को हज करने का होता है उतना औरत के लिए है। आखिरी 30 सेकंड निजामुद्दीन साहब। जिम्मेदारी है जी। इल्म हासिल करने की, उतनी औरत की भी है। सो द वुमेन शुड आल्सो स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। जब तक आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो मर्द समाज जो है वो हमेशा औरतों के साथ हक तलफी करता रहेगा। शुक्रिया। 30 सेकंड। जी जी जी, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया जिया साहब। 30 सेकंड। तो रोता है तभी देती है। जी जी, निजामुद्दीन साहब। नहीं, ये मैं जिया साहब की इस बात से बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो जो फीमेल मदारिस, जो अगर आप मदारिस के ही लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए इतने मदारिस नहीं हैं। अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की या रिलीजियस एजुकेशन की बात करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, ये फैक्चुअली करेक्ट है
कि इस पे काम करना चाहिए था, और ये चीज़ें जो हैं वो मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, और इनको फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, विच वेयर दे हैव लैग बिहाइंड। दैट्स अ बिल्कुल। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।